हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। BBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपना यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इन एंटरप्राइज। कि एक इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू होती है और उसके क्या फीचर्स होते हैं एक एंटरप्राइज में। ठीक है, फर्स्ट है इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड टू बी यूजफुल एंड एक्यूरेट। कि जो भी इंफॉर्मेशन है एक्यूरेट होनी चाहिए और यूजफुल होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, second is completeness is another attribute of high quality information. Partial information may as well as incomplete information because it tells only small part of the picture. कि हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट होनी चाहिए, पार्शियल नहीं होनी चाहिए कि उसकी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन की ही इंपॉर्टेंस होती है। जो भी इंफॉर्मेशन फुल नहीं है तो उसका हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। थर्ड इज कंसिस्टेंसी इज की व्हेन एंटरिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ डाटाबेस। कि अगर हम किसी डाटाबेस में हम किसी इंफॉर्मेशन को फिल कर रहे हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बराबर होनी चाहिए। कि मतलब प्रॉपर एक सीक्वेंस में प्रॉपर कंसिस्टेंट वे में वो इंफॉर्मेशन हम तक आनी चाहिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमने कोई मतलब कॉलम बनाया है मोबाइल नंबर का, मोबाइल डिजिट्स कितनी होती है 10, तो यानी जितनी भी हम उसके अंदर एंट्रीज करेंगे सभी मोबाइल मतलब 10 डिजिट्स की एंट्री करेंगे, यानी वो मोबाइल नंबर की हम 10 वाली एंट्री ही करेंगे। ठीक है, देन इज uniqueness is the fourth component of high quality information. In order to add value to any organization, information must be unique and distinctive. कि information तब हमारे लिए यूजफुल ज्यादा होगी, तब वैल्यूएबल ज्यादा होगी जब वो पहली information से यूनिक होगी, उसके अंदर कुछ नया होगा। ठीक है, तो यूनिकनेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन। Then is a fifth important aspect of information is timelines. कि जब भी हमें जिस टाइम पर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर ही अगर हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है अपने टाइमलाइन के अंदर तभी वो हमारे लिए यूजफुल होती है। अगर टाइम निकल जाए उसके बाद हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले तो उसकी कोई भी यूजफुलनेस नहीं होती है। तो ये मेन 5 इंपॉर्टेंट हमारे फीचर्स है इसके अंदर कि एडिक्वेसी होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारी इंफॉर्मेशन टाइमलाइन के अंदर होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली उसे अच्छी तरीके से उससे यूजफुल इंटरेस्ट जो भी हमें आउटपुट लेके आना है हम लेके आ सकें। देन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है इसका? मैनेजरियल इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल व्हेन प्रेजेंटेड इन अ वे दैट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन शुड नॉट ओनली बी गिवन but presented in such a way that the decision making aspect becomes obvious। कि जो इंफॉर्मेशन है यूजफुल तो होनी चाहिए, साथ साथ प्रेजेंटेबल भी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि हम उससे अच्छा कंक्लूजन निकाल सकें। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा? इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट इज हाईली कॉन्टेक्चुअल। इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल टू अ मैनेजर ओनली इफ इट हैज अ डिसीजन मेकिंग कनोशन टू इट। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फाइनेंस मैनेजर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट इज वैल्यूलेस। कि अगर हम प्रोडक्ट के बारे में किसी फाइनेंस मैनेजर को बता रहे हैं तो उसके लिए उस इंफॉर्मेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, उसे फाइनेंस से रिलेटेड उनके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये उसके लिए यूजफुल हो सकती है। देन इज एक्सपेक्टेशन। कि उस इंफॉर्मेशन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन इज जनरली मोर वैल्यूएबल टू मैनेजमेंट व्हेन द इंफॉर्मेशन ब्रेक्स एन एक्सपेक्टेड व्यू और एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एन एक्सपेक्टेड रिएक्शन। कि अगर हम एक्सपेक्टेड जो हमें चाहिए होता है वही हमें रिजल्ट में मिलता है तब हमारे लिए और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। बट एनी इंफॉर्मेशन दैट इज अनएक्सपेक्टेड कैरीज अ हाई वैल्यू। लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है तो उसकी भी वैल्यू एकदम ही इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि हमें इस चीज के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अगर हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसकी भी हायर इंपॉर्टेंस होती है। देन सिस्टम कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा सिस्टम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। सबसे पहले हम सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या होता है सिस्टम? A system is an orderly grouping of interdependent components linked together according to a plan to achieve a specific objectives। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यानी एक प्रॉपरली ग्रुप्ड एक तरीके का प्लान होता है जिसमें हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट जो टास्क है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ अ सिस्टम कॉन्सेप्ट है 3 बेसिक इम्प्लीकेशंस। की कौन सी 3 बेसिक इम्प्लीकेशंस अगर हम स्टडी करते हैं सिस्टम कॉन्सेप्ट को? फर्स्ट इज अ सिस्टम मस्ट बी डिजाइन्ड टू अचीव अ प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। सिस्टम किस लिए होना चाहिए? कि एक प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव को
अचीव करने के लिए। सेकेंड, इंटररिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस मस्ट एग्जिस्ट अमंग द कंपोनेंट्स, कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स है सिस्टम के अंदर उन सब में इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए और इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेशन से वर्क कर सके। Then the third one is the objective of the organization as a whole have a higher priority than the objective of its subsystem, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि जो हमारे सब सिस्टम्स के ऑब्जेक्टिव हैं। तो हमने अचीव करना ही करना है, लेकिन हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी माइंड में रखकर सारा वर्क करना है, सिस्टम को उस अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो सके सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ। तो ये 3 एसेंशियल्स थी। फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम की क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। सिस्टम तभी हम सिस्टम कहेंगे जब वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम वर्क परफॉर्म करते हैं। इट इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड फीचर इज इंटरेक्शन, कि सिस्टम में हमेशा इंटरेक्शन होता है। ये हमने पहले भी इम्प्लीकेशंस में भी पढ़ा है कि इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ठीक है। इट रेफर्स टू द मैनर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शंस विद अनदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। थर्ड वन इज इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस यानी सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक अच्छी तरीके से काम नहीं करता तो दूसरे का वर्क भी साइमल्टेनियसली इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। It means that part of the organization or computer system depend on one another. They are coordinated and linked together according to a plan. One subsystem depends on the output of another subsystem for proper functioning. कि proper functioning के लिए एक subsystem की working दूसरे subsystem पे depend करती है। Next is integration. Integration में क्या है हमारा? It refers to the holism of systems. It is concerned with how a system is tied together. Integration means linked, किस तरीके से tie up हुआ है different components का system के अंदर। Then is central objective. Central objective क्या है? A system should have a central objective. Objectives may be real or stated. Although a stated objective may be the real objective, it is not uncommon for an organization to state one objective and ऑपरेट टू अचीव अनदर। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की ओर फोकस होना चाहिए। जो भी हमारा सिस्टम है कि हमने मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो हमारे वो रियल भी हो सकते हैं या स्टेटेड भी हो सकते हैं जो हमने सिर्फ उस सिस्टम के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा दोनों को अचीव करना है। हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हमने जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें अचीव करना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। The important point is that users must know the central objective of a computer application early in the analysis for a successful design and conversion. उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए, पहले से नॉलेज होगी तो अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Then MIS and system analysis. MIS और system analysis का क्या रोल है, क्या किस तरीके से वो वर्क करते हैं? System analysis plays a central role in the development of the MIS. Each system within the MIS plays a role which contributes to the accomplishment of MIS objectives. ठीक है? The tools of the systems analysis and the methods of development enforce the discipline on the designer to follow the steps strictly as stipulated. जो tools होते हैं एनालिसिस के वो फोर्स करते हैं कि जिस तरीके से सिस्टम डिजाइन हुआ है उसी तरीके से सब काम को परफॉर्म करें, ठीक है। The success of MIS lies in meeting the information needs of various personnel in the organization across all the levels of management. कि जब सक्सेसफुल कब होगा सिस्टम एनालिसिस, जब टाइमली इंफॉर्मेशन सबको मिलती रहेगी, जब रिक्वायर्ड होगी। The system analysis with its structural analysis and design approach ensures an appropriate coverage of the subsystem. कि अगर हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से रन कर रहा है तो यानी हमारे सारे सबसिस्टम में जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं सही ढंग से हो रही है, जो भी हमारी प्लानिंग है बिल्कुल सही हो रही है। The MIS may call for an open system design. In such a case, while making the system's analysis and design, the aspect of open system design is in such a case while making the system analysis and design. The users actively come out with their requirements, automatically ensuring that the users' needs are met more precisely. कि जब हमारे जो यूजर्स हैं वो एक्टिवली कब आगे के आगे आएंगे, जब उनकी नीड्स साथ के साथ अकम्प्लिश हो रही है, अचीव वो कर पा रहे हैं, तभी वो आगे डिमांड करेंगे कि हाँ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, हमें आगे भी आपके साथ वर्क करना है। The system analysis and design as a tool of the MIS development helps in streamlining the procedures of the company to the current needs
ऑफ द बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स की एनालिसिस और डिजाइन की हेल्प से हम करंट सिनेरियो के साथ उसे लिंकअप कर पाते हैं, जैसा है साथ के साथ हम वैसा ही परफॉर्म कर पाते हैं। The development methodology may be the conventional design of data, databases and files approach or object-oriented analysis and design approach to the MIS design is same. ठीक है, तो ये हमारी मेथोडोलॉजी कन्वेंशनल हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। The difference in the development cycle time, quality of information, efficiency of design and ease of maintenance of the system. ये सारी चीजें हमारे मेंटेनेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने अच्छे तरीके से वो काम हो रहा है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस की क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सिस्टम एनालिसिस के, सिस्टम को एनालाइज करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। फर्स्ट इज सिस्टम एनालिसिस हेल्प्स इन डिस्कवरिंग मीन्स टू डिजाइन सिस्टम्स वेयर सब सिस्टम में हैव अपरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम एनालिसिस हमें हेल्प करता है डिस्कवर करने के लिए डिजाइन को, जब हमारे मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तब हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमारे लिए कौन सा यूजफुल है, कौन सा कम यूजफुल है। Then it helps in achieving intercompatibility and unity of purpose of subsystem। कि हमारी जो intercapability है उसे compatibility है उसे अचीव करने के लिए और जो unity of subsystems है उन्हें अचीव करने के लिए हेल्प करता है सिस्टम एनालिसिस की हमें साथ साथ प्रॉब्लम्स को पता चलता रहता है और हम आपस में compatibility उनकी मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट इज It offers a means to create understanding of the complex structure। सिस्टम एनालिसिस की हेल्प से जो जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं हम इजीली उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। सिस्टम एनालिसिस हेल्प्स इन placing each subsystem in its proper perspective and context so that the system as a whole may best achieve its objectives with minimum available resources। की हमें हेल्प करता है सिंक्रोनाइज करने के लिए सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिससे हम लिमिटेड टाइम के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज सिस्टम एनालिसिस मीन्स टू ट्रेड ऑफ बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सबसिस्टम एंड इट्स इमीडिएटली रिलेटेड सबसिस्टम्स। की इसकी हेल्प से जितने भी ट्रेड ऑफ्स हैं वो पॉसिबल हैं, जितने भी हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या जो इमीडिएटली सबसिस्टम्स हैं उसमें जो भी ट्रेड ऑफ्स हैं वो इजीली सॉल्व हो पाते हैं, इजीली हम एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेयरिंग फंक्शनल इम्पैक्ट्स ऑफ सबसिस्टम टू द टोटल सिस्टम। कि हमारे कंपेयर करने में हेल्प करते हैं कि हमारे जो टोटल सिस्टम है और सब सिस्टम के जो फंक्शंस में कितना डिफरेंस है, हम कंपैरिजन इजीली कर पाते हैं। द सिस्टम एनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक एंड ब्रॉडर आउटलुक टू द अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिनिंग एंड क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग सिस्टम टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इट इज एन इंटरैक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस। इससे हम इजीली आपस में हर किसी को सिंक्रोनाइज करके लिंक करके चल पाते हैं, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स का भी पॉइंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस की कौन कौन से तरीके हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम एनालिसिस करते हैं। हमने सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, उसके फीचर्स पढ़े हैं, अब हमारा कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है सिस्टम एनालिसिस के। तो फर्स्ट इज ग्रिड चार्ट। ग्रिड चार्ट क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़े हैं। ग्रिड चार्ट आर टेबुलर मेथड ऑफ representing relationship between two sets of factors. A grid chart analysis is useful in eliminating unnecessary reports or unnecessary data items from reports। कि हम एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं और रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और जितने भी अननेसेसरी होते हैं उन्हें साथ के साथ रिमूव करते रहते हैं, ये ग्रिड चार्ट। देन इज साइमेंटेशन। साइमेंटेशन में क्या होता है? Simulation involves construction of a model which is largely mathematical in nature। जो मैथमेटिकल नेचर के होते हैं उन्हें हम साइमुलेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। Rather than directly describing the overall behavior of the system, the simulation model describes the operation of the system in terms of individual events of the individual components of the system। कि हम उन्हें इंडिविजुअल इवेंट्स और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, in particular the system is divided into elements whose behavior can be predicted at least in terms of probability distributions for each probability distribution for each of the various possible states of the system and its inputs। इसमें हम probability basis पे different categories में divide करते हैं, then operate करते हैं। ठीक है, ये एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा है सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट में क्या है हमारा? A system flow chart is a diagram or pictorial representation of the logical flow of operation and information in an organization। की जो हमारा सिस्टम फ्लो चार्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिस तरीके से हमारा जो भी ऑपरेशन है या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसकी
जिसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द सिस्टम फ्लो चार्ट। It depicts the relationship between input processing and output considering the entire system की क्या input process हो रही है और उससे क्या output आ रहा है, ये हमें system flow chart के थ्रू पता चलता है। A standard set of symbol is generally used for construction of system flow charts। कि जो हमारा standard set of symbols है वही यूज होते हैं system flow charts के लिए। फोर्थ टेक्निक है decision tree। decision tree क्या होते हैं? This some decision involve a series of steps. The outcome of first decision guides the second. The third decision depends on the outcome of the second and so on. कि मतलब एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी रहती है कि फर्स्ट डिसीजन ये डिसाइड करेगा कि सेकंड कैसा होगा, सेकंड डिसाइड करेगा थर्ड कैसा होगा एंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। मतलब इंटरडिपेंडेंसी होती है कि एक डिसीजन पिछले डिसीजन जो करंट डिसीजन है वो प्रीवियस डिसीजन पे हमारा डिपेंड रहता है। In such type of situation of decision making, uncertainty surrounds each step, so we face uncertainty piled on uncertainty। ठीक है, हमारा इसमें क्या है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, पहला डिसीजन हमने मतलब सेकंड डिसीजन हमने फर्स्ट डिसीजन के बेसिस पे ले लिया है, लेकिन थर्ड के लिए हमें सेकंड डिसीजन तक का वेट करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी है कि सेकंड डिसीजन के बेसिस के बाद में ही हम थर्ड लेंगे, इसलिए जो अनसर्टेनिटी है वो पाइल्ड अप होती रहती है, क्योंकि सारी हमारी अनसर्टेनिटी के पे ही बेस्ड होता है डिसीजन ट्री। Decision trees are the model to deal with such a problem. They are also very important in decision making in probabilistic situation where various opinions can be drawn and the final outcomes can be understood। इसमें हम decision tree में क्या करते हैं, जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है उन्हें decision tree, decision matrix की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे हम प्रॉपर एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को और उसे सॉल्व करते हैं। और लास्ट इज डिसीजन टेबल्स। डिसीजन टेबल्स क्या होते हैं? दे आर ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल डिसीजन। जो भी लॉजिकल डिसीजन होते हैं उसे जब हम ग्राफिकली शो करते हैं दैट आर कॉल्ड द डिसीजन टेबल्स। इट इज प्रिपेयर्ड इन अ टैबुलर फॉर्म। इट लिस्ट all possible conditions and associated set of actions. A decision table consists of the 4 parts: condition, stub, condition entries, action stub and action and entries। जो 4 पार्ट कंडीशंस होती हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्रीज, एक्शन स्टब, एक्शन एंट्रीज। इस तरीके के हमारे 4 कॉलम्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं टेबल के, जिसके अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो शो की हमारे डिसीजन इसके बाद हम ले पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारा थर्ड यूनिट खत्म हो गई है। ठीक है, ये हमने सब सिस्टम एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।